दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं लगभग देश में इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो रही है। अगर एक देश एक चुनाव जो 2029 में होगा अभी तक की मुताबिक, उसमें राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। उन राज्यों की सहमति जिनका इसमें एक बड़ा रोल है, क्योंकि जिन राज्यों के चुनाव की बात हो रही है, बार बार देश में कई बार जब देखे पूरा साल जो है वो चुनाव में गुजर जाता है और ऐसे में जो केंद्र सरकार है वो ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव सब एक साथ हो जाए, यानी एक देश एक चुनाव। बहुत पैसा खर्च होता है इसके अंदर और इस खर्चे से बचने के लिए और इस समय को बचाने के लिए, सरकार के काम को अच्छे से सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये काम करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद इसमें विवाद क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें असंवैधानिक तरीके से इसे काम आगे कराया जाएगा, यानी कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हालांकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इश्यूज निकल के आएंगे कई जगहों पर, कई राज्यों में, जिनका चुनाव का समय जो होगा वो कम होगा, किसी का ज्यादा खिंच भी सकता है, कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जब एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया होगी तो उसमें राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होगी। ये बड़ा सवाल है कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उन्हीं से नहीं पूछना है। और संविधान इस पर क्या कहता है? हमारे साथ मुकेश कौशिक जी हैं, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने इस खबर को दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर आज बहुत पूरे विवरण के साथ लगाया है, इस पर काम किया है और ये जानकारी उनके पास पूरी है कि किस तरह से एक देश एक चुनाव को अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे काम करेगा और अगर अभी जो प्रोसेस करने जा रही है सरकार, ये कितना सही है, कितना गलत है, संवैधानिक है कि नहीं, सरकार के सामने विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो जेन्युइन भी है कि नहीं, या सिर्फ राजनीतिक है, तो उस बारे में मुकेश जी से आगे चर्चा करते हैं। मुकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। सवाल यही है कि एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी बात है, सुनने में ठीक भी लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हर वक्त राज्यों की जो चुनाव होते रहते हैं वो सब चीजें नहीं होंगी और उससे बहुत कुछ बच जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में फिर प्रॉब्लम कहाँ? एक प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो लॉ कमीशन को इनको बीच में नहीं आना पड़ता। जब लॉ कमीशन को हम लोग बीच में लाते हैं तो वो ऐसा पेचीदा मामला होता है जिससे निकलना बहुत आसान नहीं होता है। और उसका मैं उदाहरण बता सकता हूँ कि लॉ कमीशन के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काम कर रहा है, जिसके चर्चा बहुत जोरों पर है और उसकी भी रिपोर्ट फाइनलाइजेशन के दौर में है। 1 लाख से ज्यादा सुझाव, 1 लाख नहीं, लगभग 80 लाख से ज्यादा सुझाव लॉ कमीशन के पास पड़े हुए हैं जिनका एनालिसिस चल रहा है। मैं सिर्फ अपने आप को इस समय एक देश एक चुनाव तक सीमित रखना चाहता हूँ। लॉ कमीशन ने 2018 में इस बात पर एक समिति बनाई थी और उसमें कई मॉडल दिए थे कि किस ढंग से इस देश में सारी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं, और उस पर भी उस समय भी कोई फैसला नहीं हो पाया था। उसके बाद जब ये नया 5 दिन का सेशन अनाउंस हुआ, असाधारण सेशन, स्पेशल सेशन, तब हमारे सामने आया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई जो एक देश एक चुनाव पर अपनी फाइनल टिप्पणी देगी। इस दौरान लॉ कमीशन के पास ये इशू पहले से ही था, तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग फाइनल कर ली है। और जहां तक मेरी बातचीत हुई थी लॉ कमीशन के सोर्सेज के साथ, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास तो रिपोर्ट तैयार है, लेकिन चूंकि कोविड कमेटी हमसे मिलना चाहती है और उसके भी अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे कि वो हमसे और क्या चाहते हैं, तब उस पर हम सुनने के बाद अपना मत देंगे कि कैसे हो सकता है। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, जिसके आधार पर हमारी रिपोर्ट आज सामने आई है, उसका मुझे लगता है कि लॉ कमीशन इस बात के लिए मन बना चुका है। 2-3 बातों के लिए वो ठोस मन बना चुका है, ये कि एक देश में, इस देश में एक चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के सारे चुनाव होना संभव है। टेक्निकली इट इज पॉसिबल। सो कि अगर लॉ कमीशन ये कहे कि टेक्निकली इट इज नॉट फिजिबल, तब बात खत्म हो जाती है। लेकिन पहली बात ये कि ऐसा होना संभव है, और संभव किन परिस्थितियों में है, किस परिवर्तन के साथ हो सकता है, इस पर ही लॉ कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी है। और लगता है कि अगले इस अक्टूबर में नहीं तो नवंबर के पहले सप्ताह में वो रिपोर्ट सरकार के पास, कानून मंत्रालय के पास होगी, और कानून मंत्रालय के जरिए वो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद कमेटी के पास होगी। कोविंद कमेटी उस पर कोई अपनी राय लेगी। तो जहां तक मुझे लगा कि
लॉ कमीशन का ये मानना है कि अगर हमको इस तरह की प्रक्रिया अपनानी है कि एक साथ चुनाव कराने हैं, तो उसको फेज मैनर में कराने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक बहुत सारी कमेटियां थी, पूरा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो पुराने थे विवेक रॉय, उन्होंने कहा था कि ऐसा एक बार 6-8-10 विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं, फिर अगले वाले चुनाव में 2-4 और जोड़ दी जाएं। इस तरह से सारी विधानसभाएं एट पार आ जाएंगी और हम लोग एक देश एक चुनाव का की ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन मौजूदा लॉ कमीशन मुझे इस राय से सहमत नहीं लगता। उनका कहना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि अगर करना है तो एक झटके के साथ करना होगा कि इस बार के चुनाव में लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभाओं के चुनाव होंगे, और उसके लिए बहुत ये जरूरी होगा कि बहुत सारी विधानसभाओं के कार्यकाल आपको कर्टेल करने पड़ेंगे, बहुत सारी के आपको बढ़ाने पड़ेंगे ताकि दोनों को एडजस्ट करके ले जाएं। लेकिन लॉ कमीशन का ये भी कहना है कि जो कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव हो या घटाने का प्रस्ताव हो, वो 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मान लिया किसी विधानसभा का चुनाव 2019 में होना है तो वो 2020 में करा लिया जाए, और अगर किसी का 21 में होना है तो वो 20 में करा लिया जाए। तो इस तरह से कई विधानसभाएं एक साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन जो बची हुई रह जाएंगी, जिनके कार्यकाल 2 से लेके 4 साल के बीच में होंगे, यानी कि 2 या 3 साल के बीच में होंगे, उनके लिए आपको एक झटके के साथ उनको भंग करना होगा। और उस भंग करने के लिए आपको अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन करने होंगे। आर्टिकल 356 विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार देता है, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना चाहिए, या जो स्टेट मशीनरी है वो केंद्र के खिलाफ हो गई हो तब, या कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई और साधारण कि उसको संभालना भारी पड़ रहा हो, तो 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक व्यापक हित में कोई फैसला लेना है तो वन टाइम मेजर करते हुए आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं कि 356 का इस्तेमाल हम असाधारण परिस्थितियों के बजाय सिर्फ एक बार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम इसका 356 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ संसदीय प्रोसीजर्स हैं जिसमें सरकार का कार्यकाल 5 साल तक निर्धारित करने की व्यवस्था है, उनको भी देखना होगा कि उनमें क्या बदलाव हो। और आगे एक साथ एक देश एक चुनाव एक बार हो जाए, फिर दोबारा ये स्थिति ना गड़बड़ाए, क्योंकि एक बार अगर आपने पूरी कवायद की, संविधान संशोधन कर लिया, एक बार चुनाव भी करा लिया, लेकिन बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां सरकारें अपना मत खो देंगी, केंद्र में सरकार होगी जो गिर जाएगी, दल बदल होंगे, तो एक बार फिर से ये सारी कवायद तो बेकार हो जाएगी ना। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि एक देश एक चुनाव लगातार बना रहे, उसकी स्थिति स्थायित्व की हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी हमको दल बदल कानून या जो कॉन्फिडेंस मोशन है उनको भी चेंज करना होगा। लॉ कमीशन की रिपोर्ट उन मुद्दों पर आ रही है। ओके, तो लेकिन अगर ये सारा प्रोसेसिंग इस तरह से है तो राज्यों की जो सहमति है, जो आपकी खबर में भी सीधा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है आपकी आज भास्कर में, उसमें लिखा है कि राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है, तो क्या वाकई में आपको ये लगता है कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो भी पाएगा और इस तरह के विवाद इसको रोक नहीं लेंगे क्या होने में? 2029 की बात की जा रही है, मेरी चर्चा किसी से हो रही थी, उन्होंने कहा 2031 से पहले नहीं हो पाएगा, परिसीमन है, फिर जनगणना है, जनगणना हुई तो जाति जनगणना भी होगी, ये तमाम चीजें होते होते बहुत वक्त लगने वाला है इसमें। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जहां तक राज्यों की सहमति का सवाल है, पिछली वाली रिपोर्ट में लॉ कमीशन की ये था कि ये वैकल्पिक है, इसमें आप राय की जरूरत है भी या नहीं, इस पर आयोग का मत खुला हुआ था, लेकिन इस बार वो बंद होता महसूस हो रहा है। और उसकी जो आधार लॉ कमीशन का है वो संविधान के आर्टिकल 368 क्लॉज 2 का है, जिसमें ये लग रहा है कि इसके लिए केंद्र सक्षम है कि वो सारे चुनाव एक साथ करा ले। और आर्टिकल 368(2) में ये के आलोक में लॉ कमीशन ये बताना चाहता है कि इसके लिए राज्यों की पूर्ण सहमति की जरूरत नहीं है, और राज्यों की सहमति इस पर लेना बहुत आसान भी नहीं होगा, क्योंकि किसी की आप कार्यकाल अगर कम करना चाहेंगे तो कोई भी उसका विरोध करेगा, बढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं होगा।
तो 368(2) अगर प्ले में आता है तो उसमें केंद्र के पास विकल्प खुला है कि वो इस मुद्दे पर राय ले या ना ले, और ये उसका ऑप्शनल है। लेकिन लॉ कमीशन कहता है कि ये ऑप्शनल भी नहीं है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरे जो मुझे लगा कि लॉ कमीशन एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहता है, जिसमें जैसे कि इस समय के चुनाव 2 महीने चलते हैं 6 या 7 चरण में, तो लॉ कमीशन का ये भी प्रेस्क्रिप्शन मुझे लगता है आने वाला है कि वो 2 महीने के बजाय 6 महीने तक पहली बार जब वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा हो तो उसका स्प्रेड ओवर कम से कम लगभग 5 से 6 महीने हो, ताकि उसमें अधिक से अधिक विधानसभाएं कवर हो सकें, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की शिफ्टिंग हो या ईवीएम की जरूरत हो, उन सबको भी फैक्टर इन किया जा सके। तो जो हम लोग 2 महीने के भीतर जो चुनाव कराते हैं, अप्रैल या मार्च अप्रैल मई में जो चलता है, वो ये भी हो सकता है कि अप्रैल में चुनाव शुरू हो, फिर मई जून अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 6 महीने तक उसकी प्रोसेस चलती रहे। और एक बार के लिए इस तरह की जरूरत होगी। इसके 2 वजह हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शिफ्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल जरूरतें, वेयर हाउसिंग, ईवीएम की शिफ्टिंग, और साथ में ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं का कार्यकाल कर्टेल ना हो या ज्यादा बढ़ाना ना पड़े, उसको भी फैक्टर इन किया जा सकता है। तो ये एक मुझे लगता है कि व्यवहारिक सी रिपोर्ट है। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो ये कहते हैं कि इन चुनावों को एक साथ कराना फेडरल स्ट्रक्चर पर, लोकतंत्र पर हमला है। मैं आधे उनकी इन बात से बहुत सहमत हूँ। जैसे कि ये इस देश का 24 महीने 12 महीने हर समय चुनाव मोड में रहना, ये मेरी जेब पर कोई असर नहीं डालता है और न ही लोकतंत्र की सेहत पर असर डालता है। ये अगर सेहत पर असर डालता है तो उन पार्टियों के डालता है जो एक बार चुनाव कराने के बाद 5 साल तक निश्चिंत होके और अपने मनमाने फैसले लेना चाहती हैं। मैं इस निजी तौर पर, जाति तौर पर, और जो दल इसको लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा औजार मानते हैं, मैं उनके साथ सहमत खड़ा हूँ क्योंकि एक ही तो मौका होता है देश के लोकतंत्र में, देश के मतदाताओं के पास, जब चुनाव में ये लोग खर्च करते हैं। कभी कोई पॉलिटिशियन कभी अपनी जेब से कभी पैसा नहीं लगाता है, वो लगातार जनता को लूटता ही रहता है किसी ना किसी ढंग से। उसकी कोशिश ही होती है कि पूरी जनता का संसाधन उसकी जेब में आए, लेकिन चुनाव का एक ऐसा मौका होता है जिसमें उस संसाधन उसको लुटाना होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये घड़ी कम से कम हो या उसकी उस जेब पर ये हमला कम से कम हो। फिर आपको तो पता ही होगा, जो आदमी इस देश में गाड़ियां चलाते हैं, कारें चलाते हैं, चुनाव के समय ही एक ऐसा होता है जिस समय पेट्रोल के रेट फ्लक्चुएट नहीं कर रहे होते हैं, गैस सिलेंडर के दाम नीचे आने लगते हैं, या तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार बार बार टॉफी बांटती है चुनाव के दौरान, कोई भी सरकारें, राज्य या केंद्र सरकारें, तो उनको सिर्फ एक ही बार ये करना पड़ेगा, बार बार अलग अलग जगह नहीं करना पड़ेगा। उनका जो कोशिश ये है कि चुनाव का खर्चा तो बच ही जाए, लेकिन जो साथ में हर समय जो लोगों के साथ जवाबदेही का जो तंत्र है उनका, वो हट जाए। 5 साल में एक बार संसद बैठे, 5 साल में एक बार चुनाव हो। तो ये फेडअप होने वाली परेशानी किसकी है? मतलब कौन उकता रहा है बार बार चुनाव में इस वक्त? बड़ा सवाल तो ये है ना कि अगर हर राज्य का चुनाव हो रहा है तो राज्य स्तर पर हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री स्तर पर हो रहा है, यहाँ पे कौन ऐसा है जो कॉमन है इन ऑल ऑफ द इलेक्शंस? चुनाव से सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता प्रतिष्ठान रहता है, उसको जब भी एक बार सत्ता हाथ में आ जाती है वो दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहता, और बार बार तो बिल्कुल नहीं चुनाव में जाना चाहता। लेकिन ये कहना कि इससे देश का नुकसान हो रहा है और इससे बहुत खर्च बच जाएगा, ये बिल्कुल भ्रामक है। चुनाव में होने वाला हर खर्च इस देश के लोगों के पास ही आता है, और वो वही खर्च है, वो पैसा है जो कहीं ना कहीं दबा रहता है। तो लोकतंत्र की सेहत के लिए चुनाव हर समय उसके सिर पर पॉलिटिशियंस के रहना बहुत अच्छा है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग चुनाव अगर अलग अलग हो रहा है तो उसके लिए ना विनीता यादव जिम्मेदार है, ना मुकेश कौशिक जिम्मेदार है।
1967 तक तो इस देश की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते ही रहे थे। उसके बाद आप ही की सरकारों की मेजॉरिटी चली गई होगी, आप ही ने मनमाने ढंग से राज्यों की सरकारों को भंग किया होगा, और उनका उनका कार्यक्रम आप ही ने तो गड़बड़ाया होगा, जिन लोगों ने गड़बड़ाया है। और वो गड़बड़ाया है तो वो उसकी एक स्वाभाविक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को अगर आप कर्टेल करना चाहते हैं या उसको खत्म करना चाहते हैं तो आपकी स्वीट विश है, लेकिन लोकतंत्र इतना आसान नहीं होता है। उसके अपने पहिए होते हैं, उसके अपने चक्र होते हैं। पॉलिटिशियंस उन चक्रों को रोकने की कोशिश करते हैं अपने फेवर में, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर ये पूरी प्रक्रिया जो है ये अगर सरकार के प्रोसेस में चलती है और अभी 24 का चुनाव है और इसमें अगर कोई बदलाव हो जाता है तो ये सब कुछ जो भी अभी तक चल रहा है ये क्या फिर डंप मोड में चला जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये डेविएशंस हैं, ग्रेट डिस्ट्रैक्शंस हैं पब्लिक डिस्कोर्स में, और हम सबको उलझाए रहने के कुछ विषय हैं जिसको ये इस प्रकार के शुरू हुए हैं। लेकिन अगर मौजूदा सरकारी का मैं उदाहरण लूं, अगर उसको ये लगे कि एक देश एक चुनाव कराना है, तो इस समय सबसे अच्छी परिस्थिति ये है कि विपक्ष के पास राज्यों में सरकारें बहुत कम है। इस समय 5 राज्यों में तो चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 15 राज्यों में भाजपा की सरकारें, विपक्ष की सरकारें तो 11 से कम राज्यों में थी, और 11 में भी इन 5 को हटा लीजिए 6। अगर बीजेपी चाहे तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों की सरकारों को भंग कर दें और 2024 में चुनाव करा दें, अगर इतना ही सीरियस है तो। क्योंकि 15 राज्य तो मेरे हैं, मैं अपनी सरकारों की बलि दूं, बाकी से कहूं कि 5 तो राज्य सरकारें आप जा ही रही हैं, उसके बाद ये 15 और 5 20 सरकारें हो गई, उसमें आप 7 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दीजिए, 8 राज्यों की सरकारें बची, आप मनमानी करके उनको भंग कर दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन यूं हो सकता है। लेकिन शायद हेतु ये नहीं है, शायद हेतु ये है कि डिस्कोर्स चलता रहे, हम लोग कुछ वो बातें करें जो स्थायी मुद्दों से जुड़ी हुई नहीं है, जो जिनका मतलब पेट्रोल, टमाटर के रेट, आलू के रेट, दाल, या लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं से जिनका सरोकार नहीं है। इसी का नतीजा होता है कि यूक्रेन युद्ध आपके या ट्रेडिशनल जो न्यूज चैनल्स हैं उसमें इजराइल का हमला, गाजा स्ट्रिप, यूक्रेन की वॉर, या बांग्लादेश या पाकिस्तान में आटे के भाव, ये ज्यादा आपको दिखाई देंगे। आप थोड़ा सर्वे करा लीजिए, अगर इस देश के 12 घंटे या 12 महीने जो हमारे चैनलों के विषय रहे हैं उनका डेडिकेटेड टाइम इस देश की सीमा से बाहर कितना रहा है, आप वो देख लीजिए। जितने लोग इस समय गाजा स्ट्रिप में खड़े हुए हैं टेलीविजन चैनल के, उसका 10% भी मणिपुर और इम्फाल में खड़े हुए नहीं थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें आपको नहीं लगता कि ये बात ध्यान में लाने के लिए, क्योंकि जब सरकार को अपनी कोई बात मीडिया चैनल्स के थ्रू बड़ी करके दिखानी होती है, उन्हें बताना होता है, कई तरीके उनके पास होते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो एथिकल वे में जाए, लेकिन वो एक संदेश दे देती है जिससे कि मीडिया उस पर फोकस करे। आपको नहीं लगता कि सरकार में या तो खुद प्रधानमंत्री को या फिर इस तरह से इनको ये मैटर लेकर आना चाहिए जिसमें सब लोगों की नजर में जाने के लिए मीडिया इस पर विस्तृत चर्चा करे, ना सिर्फ मीडिया चर्चा करे बल्कि खुद जो इस मैटर को लाना चाह रहे हैं, लगातार बीजेपी अगर ये कह रही है कि वो एक नेशन एक इलेक्शन लाना चाहते हैं तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन लोगों तक पहुंचाए खुद से, या अभी जो एक्शन हो रहा है इस पर, जैसे अभी आपने बताया लॉ कमीशन तक जा रही है बात, ये सारी चीजें हैं, तो ये अब इसको आगे करने के लिए कि क्या उनको करना चाहिए, इसकी क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी सरकार की नहीं बनती है। इतना बड़ा फैसला, ये देश का बहुत बड़ा फैसला होगा, अगर ऐसा हुआ तो देश में बहुत सारे ऐसे बदलाव इसमें आ जाएंगे जो शायद लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। अभी उन्हें लग रहा है कि ठीक है एक देश एक चुनाव है, लेकिन एक देश एक चुनाव किस तरह से उन्हें इम्पैक्ट करेगा और क्या चीजें होंगी और सरकार अपना क्या बचा रही है और इंसान पर क्या उसका असर जा रहा है, वो सवाल है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपसे ये सवाल जो है मेरा इसको इसका बताना चाहती हूँ मैं।
जैसे कि दैनिक भास्कर में एक खबर आई थी सिलेंडर के दाम को लेकर कि काफी डिटेलिंग में वो खबर थी कि सरकार जो है वो 500 रुपए देगी, लेकिन वो औरतों के नाम पर ज्यादातर नहीं होते सिलेंडर, लोगों के घरों में मर्द के नाम पर होते हैं, तो वो जो औरत के नाम पर सिलेंडर होगा वो उस पर देगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो है, पूरी डिटेल में एक खबर थी, बहुत सारे लोग जो है महिलाएं आदमी जो है वो अपनी महिलाओं के नाम पर कनेक्शन कराने के लिए गए, तो उसमें उनको 2000 रुपए देना था और फिर वो सारी प्रक्रिया पूरी होती, यानी कि कुल मिलाकर के पैसा आप सरकार जो दे रही है वो 500 है, जो ले रही है वो 2000 है, तो फायदा किसको हुआ? इस तरह की ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी आना मीडिया का काम तो है, जैसे आपने अपनी खबर में बताया। इस तरह से क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर वो इस तरह का इतना बड़ा प्रपोजल लेकर आ रहे हैं और इसको आगे मुकम्मल करना चाह रहे हैं, तो कम से कम इस पर पूरी जानकारी जनता को दे ट्रांसपेरेंसी के साथ में, कोई स्पेशल सेशन मुझे लगता है विनेता, मतलब ये हम जैसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो किसी भी हिडन एजेंडा का सच्चाई जरूर सामने रखें। और मैं सिर्फ अपने आप को वन नेशन वन इलेक्शन तक सीमित रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो जिस चुनाव खर्च को बचाने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल अजीब सा तर्क है, उसमें कोई लॉजिक, कोई पॉइंट नहीं है। चुनाव में जो होने वाला खर्च है, आपको ईवीएम के मूवमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट, लोगों का जो डिप्लॉयमेंट, उन पर जो होने वाले खर्च हैं, उसकी डुप्लीकेसी नहीं होगी, ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन लोकतंत्र पर जो इस उत्सव पर होने वाले खर्च हैं, लोगों को किए जाने वाले वादे, गारंटियां हैं, वो 5 साल तक बंद रहेंगी और 5 साल तक लोगों की जवाबदेही नहीं होगी। 5 साल तक ये पॉलिटिशियंस एक सांस हम लोगों पर अन्याय करने के लिए या अपनी मनमानी चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो हम जैसे लोगों को ये बताने की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन महज सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के लिए है, उनके फायदे के लिए है। इसमें जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता का फायदा ऐसे कमजोर नेतृत्व में है जो लगातार जनता से डरें, उनकी बातों को मानते रहें। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें स्थिर सरकार चाहिए। अरे स्थिर सरकार आपको क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए स्थिर सरकार। आप देखिए जिन जिन देशों में अस्थिर सरकारें हैं, इवन आप इजराइल चले जाइए, वहां पर भी अस्थिर सरकारें का दौर है। अस्थिर सरकार मतलब बैलेंस ऑफ पावर इन सच ए फैशन कि वहां पर कोई आदमी स्थिर रह ही ना पाए। उससे देश अस्थिर नहीं होता है, सरकार अस्थिर रहती है। अगर 5 साल तक एक मजबूत नेतृत्व चलता रहेगा, मजबूत का मतलब मनमाना नेतृत्व चलता रहेगा, वो मेरे किसी काम का नहीं है, न मीडिया के किसी काम का है, न लोगों के किसी काम का है। हमको जागरूकता ये लानी है, हमको ये बताना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को है जो उस समय के सत्तारूढ़ लोग हैं। बाकी किसी का कोई फायदा नहीं है इससे, बाकी सब नुकसान है। हम तो मतलब हम जैसे जर्नलिस्ट तो अभी तक लोगों को यही नहीं बता पाए कि जब हम लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो हम अच्छा एमपी चुनने के लिए जाते हैं, अच्छा पीएम चुनने के लिए नहीं जाते। अगर एक अच्छा पीएम, आप एमपी चुनने के लिए जा रहे हैं और आप अच्छा पीएम चुनने बैठ जाते हैं, आपको किसने कहा कि अच्छा नरेंद्र मोदी चुनना है आपको? आप जो मतलब तमाम राज्यों के चुनाव से पीएम के नाम पर हो जाएंगे, फिर पीएम के नाम पर, सीएम के नाम पर, ये बरगलाने वाले इश्यूज हैं। मोटिवेट करने वाला, एनलाइटन करने वाला प्रोग्राम वो होता है जिसमें हम बताएं कि बॉस आपका जो दायित्व है वो एक अच्छा एमएलए चुनने का है। अगर आप 100 अच्छे एमएलए चुन लेंगे तो एक अच्छा सीएम चुन लेंगे। आज की डेट में क्या हो रहा है? एक अच्छा पीएम मैंने चुन लिया, नरेंद्र मोदी, बाकी आप पीएम देखिए और पीएम के जो बाकी एमपी देख लीजिए जो पीएम के नाम पे चुने गए हैं, कोई भी रेबड़ी की तरह चुने जाते हैं। और फिर बाद में नतीजा ये होता है कि आपकी लोकसभा में ऐसे ऐसे लोग चुन के पहुंच जाते हैं जो ऐसी ऐसी गालियां बक रहे होते हैं, ऐसे ऐसे संवाद बोल रहे होते हैं जिनके लिए पीएम को, उनके रक्षा मंत्रियों को, उनके स्पीकर को शर्मसार होकर ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, ये तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एमपी को चुनने वाले ने एमपी को चुना ही नहीं था, उसने तो पीएम को चुना था। बेचारे ने चुनने गया था एमपी और चुनने बैठ गया था पीएम। हमको ऐसे डिबेट
एनलाइटन डिबेट करने होंगे कि जिसमें डेमोक्रेसी थ्राइव करने के अवसर पैदा हो। तो यानी अक्टूबर तक ये कानून मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा। क्या आपको ये भी उम्मीद है कि ये बहुत तेजी से इस पर काम करना चाह रही है सरकार? अभी वैसे तो कुछ कर नहीं पाएगी अभी तो फिर ऑफ कोर्स करना चाहती है, क्योंकि जो रामनाथ कोविंद कमेटी बनी है, जिसको वो भी डाइवर्शन था, लोगों को लग रहा था कि संसद का इस बार का विशेष सत्र का शायद यही सबसे बड़ा इशू होगा, लेकिन वो भी नहीं निकला। और जब एक कमेटी बैठी तो मुझे अंदर तक की बहुत इस बारे में जानकारी है कि अगर कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो कम से कम 1 साल तो लगी, यानी कि 2024 में रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। अभी तो हम एक नया ये भी चलन देख रहे हैं कि 2023 में हमने एक ऐसा विधेयक पास किया है जो 2029 में भी लागू होगा। मुझे लगता है कि हमारी सांसदों को और संसद को इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसा विधेयक भी पारित करें जो 10 साल बाद लागू हो, और 10 साल बाद तो परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। तो इस तरह के पोस्ट डेटेड चेक हम लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी, यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव वाला जो ये पूरा सिलसिला चल रहा है, ये अपनी मर्जी से सरकार के लिए ज्यादा फायदेमंद है। देश को इसकी कोई खास अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अब सरकार चुनना देश के हाथ में होता है। वो कैसे इसका फैसला लेगी इस पर डिपेंड करता है। एक आइडिया हैज अराइव्ड, लोगों के दिमाग में डाला गया है। ये बहस के लिए एक बहुत अच्छा इशू हो सकता है। बहस के लिए हम लोग पिछले हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधाताओं के उसी निर्देशक सिद्धांतों में लिखा हुआ है कि हमें 100% गरीबी मिटानी होगी, 100% साक्षरता लानी होगी, 100% हम लोगों को पूरा सभी को स्वास्थ्य की सेवाएं देनी होंगी। तो निर्देशक सिद्धांत में तो एक बहुत आदर्श स्थिति की बात है। शायद वन नेशन वन इलेक्शन भी हम लोग एक और निर्देशक सिद्धांत मान के अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रयास है जो चलते रहना चाहिए। 0 चोरी, 0 डकैती, 0 एवरीथिंग। क्यों ना हम अच्छे एक संकल्पना के बारे में विचार करें। जी बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर आना, ये कहीं ऐसा ना हो कि खुद सरकार को भी बैकफायर करे। और अगर ये लोगों की समझ में नहीं आया तो शायद ये भी देखने को मिल सकता है कि लोग इसकी तारीफ करते हुए दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कशन। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।